हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड की लंबाई। हम लोग कल पढ़े थे, आज बॉन्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रोवैलेंट पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बात समझ गए? अब आप जो बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है कि सीधा सीधा देखा है जो बॉन्ड होते हैं यानी कि जो आपने पढ़ा है एटम होते हैं, क्या होते हैं? एटम होते हैं और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं। एटम होते हैं और एटम के मिलने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने के पीछे हम लोग पढ़े थे या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डोनेशन होता है या रिसीव होता है, मतलब एक देता है दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है। बात समझ में आया? तो जो लेन देन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। और जो शेयर की वजह से होता है उसको कोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट कहते हैं। बात समझ आया? तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अगर कोई अगर मान लीजिए क्या है कि एक एटम यह है और एक एटम यह है। बात समझ में आ रहा है? ये दो एटम है, दोनों मान लो क्या है? दोनों ऑक्सीजन के ही है या दोनों क्लोरीन के हैं। सेम एटम है, दोनों क्या है? सेम है। अब देखो क्या होगा, यहां से यहां तक हम क्या करेंगे? कैसे? यहां से यहां अगर देखा जाए किसी एक परमाणु का हम माप नहीं पा सकते हैं। किसी एक परमाणु का तो क्या होता है वो हम उसकी जो रेडियस वगैरह होता है उसको हम माप नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों के बीच की रेडियस यहां से यहां तक निकाल लेते हैं और दो क्या करते हैं? दो से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आया? तो इजी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और क्या करते हैं? बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसकी सहायता से करते हैं या एक्सरे डायफ्रैक्शन की सहायता से हम निकालते हैं। वो भी अगर देखोगे तो बॉन्ड लेंथ कई कह सकते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी कि जिन यौगिकों में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इसी तरह वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ होता है तो कई हो जाएगा, जिसके पीछे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आपने हेडिंग डाला है बॉन्ड लेंथ। क्या हेडिंग डाला है? बॉन्ड लेंथ लिखा है। तो जरा इसके ऊपर लिख लीजिए परिभाषा टाइप के, लिखिए द इक्विलिब्रियम। The equilibrium distance दूरी distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस साम्य अवस्था पहले दोनों आपस में जुड़ गया हो और उनके बीच की जो न्यूक्लियाई लिखा गया है। क्या लिखा गया है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। मान लो एक एटम यह हो गया। आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि जो एटम होता है इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। देखिए लिखा गया है तो इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था पर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो परमाणु जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या कहते हैं? उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बात समझ में आया? और बॉन्ड लेंथ का आधा करोगे उसी का आधा करो तो रेडियस हो जाएगा। याद है तुमको? याद हम रेडियस पढ़े थे? परमाणु त्रिज्या। रेडियस पढ़े थे? परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़े थे उसमें? नाभिक से आउटर सेल के बीच की जो दूरी होती है उसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन साथ में यह भी बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो एटम का जो रेडियस होता है
डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली हम माप नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, काम करते हैं तो दोनों के बीच का क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस निकालने 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा इसका रेडियस क्या होगा। बात समझ में आया? तो ये हम लिखे थे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और आगे थोड़ा लिख लेंगे, ये जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मेजर्ड मापा जाता है। कैसे? एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी सहायता से माप सकते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक, बात समझ में आया? अब मान लो क्या होगा, अगर प्रश्न बहुत अच्छा पूछ सकता है तो इसको कैसे मापते हैं, कैसे मापते हैं। चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी ये तो क्लियर। दूसरा देखो एक्सरे डायफ्रैक्शन कोई बताएगा? डायफ्रैक्शन भाई इंटर पढ़े होंगे, लाइट डायफ्रैक्शन हिंदी होता है विवर्तन, हिंदी होता है विवर्तन। विवर्तन का मतलब भाई देखिए क्या होता है, जब लाइट क्या होता है, किसी पतले छिद्र से निकलता है, तो फैलते हुए जाता है। बात समझ, फैलते हुए जाता है, इसी को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहते हैं। आप पढ़ेंगे लाइट संबंध पढ़ेंगे, लाइट के क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी चिकने सतह से क्या होता है, टकरा करके, यानी कि स्मूथ सरफेस टकरा के बैक हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक घटना होती है रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? रिफ्लेक्शन बने अपवर्तन, हिंदी होता है अपवर्तन, इसका मतलब होता है प्रकाश जब एक माध्यम से, जी बिल्कुल सही, वन मीडियम से क्या कहता है, लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दे बेंड्स। ओके बिल्कुल। तो क्या होता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन। और ये क्या हो गया, डिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गया? तो ये टेक्निक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ मापते हैं। लिखा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डायफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक, इसकी सहायता से हम बॉन्ड लेंथ का क्या करता है, मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। अब ये देखो आगे लिखेंगे कोवैलेंट, हेडिंग नहीं हो सकता है, लिखेंगे कोवैलेंट रेडियस is measured approximately as the radius of an atom core, which is in the contact with the core of an adjacent atom
in a bonded situation. बॉन्डेड सिचुएशन मैं बताया कोवैलेंट रेडियस कौन देखिए क्या लिखा है कोवैलेंट रेडियस कोवैलेंट यानी क्या हो गया जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा याद है आपको कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये वाला होता तो लिखा गया है मेरे मापा जाता है एज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर से यानी बीच से नाप दिया जाता है विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एट जैसे दो परमाणु जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हीं के बीच से मापा जाता है बात समझ गया एक पढ़े होंगे वान डर वाल रेडियस पढ़े होंगे नहीं पढ़े जान एक होता है वान डर वाल रेडियस असल में होता है कि जो वो गैसियस स्टेट में होते हैं क्या होते हैं गैसियस स्टेट में रहते हैं तो उनका रेडियस बड़ा आएगा अधिक आएगा क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं जैसे हम लोग पढ़े थे कि ठोस द्रव और गैस सॉलिड लिक्विड और गैस तो क्या होता है सॉलिड में जो उसके जो एटम्स होते हैं वो पास पास रहते हैं लिक्विड में थोड़ा सा उससे और दूर हो जाते हैं और गैस में उससे और अधिक हो जाते हैं बहुत दूर हो जाते हैं टाइम टू मैक्सिमम डिस्टेंस बात समझ में आया तो जो गैस वाले जाते हैं उसमें वान डर वाल फोर्स काम करता है तो जो गैसियस स्टेट में जो रेडियस नापा जाता है उसको कहते हैं वान डर वाल रेडियस क्या कहते हैं उसको वान डर वाल रेडियस तो कोवैलेंट रेडियस की तुलना में अगर देखेंगे तो जो क्या होगा वान डर वाल रेडियस होगा वो अधिक होगा क्योंकि क्या होता है गैसियस स्टेट में रहता है गैसियस स्टेट वाले रहता है तो इस प्रकार से होता है तो अब आपकी किताब में ढेर सारे पार्ट के विषय में लेंथ दिया हुआ है कुछ लिखवा देगा कुछ बाकी आप लिख लेंगे उसको याद करने की कोशिश करेंगे हालांकि वो डायरेक्टली उसका कहीं यूज नहीं उस तरह से कोई जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है उसमें लेकिन हाँ कुछ याद कर लो ठीक है इसमें ऐसे कुछ लिखा गया है कुछ ये कोवैलेंट टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ है और किताब में दिया लेंथ भी लिख देते हैं ये देखो बॉन्ड टाइप है और ये कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ ये पीएम में है यानी पिको मीटर किसमें है पीएम यानी पिको मीटर ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये है 96 पीएम यानी पिको मीटर कार्बन हाइड्रोजन 107 नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये है 136 पीएम कार्बन ऑक्सीजन ये है आपका 143 कार्बन नाइट्रोजन ये है 143 बराबर है देखो कार्बन सिंगल वन कार्बन ये आपका 154 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये 121 पीएम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 122 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 133 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 138 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एयर ये है 116 और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 120 पीएम सबके सामने पीएम लिख देना करो सबके सामने पीएम यानी पिको मीटर बना 10 पावर -12 मीटर
दिया, ठीक है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, इस पे सवाल मिलेगा। क्वेश्चन मतलब ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, लेकिन शेप पे सवाल आते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या शेप कैसा है, लीनियर है, एंगुलर है, इसका जो कोण होगा, कोण में भी कंपेरिजन करता रहता है। दे देगा कि इसके बीच का जो कोण है वो घटता है या बढ़ता है, इंक्रीजिंग आर्डर दे देगा और डिक्रीजिंग आर्डर दे देगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल का अगर पहले दिखाया तो उसके पहले आता है एंगल। क्या आता है? एंगल। एंगल यानी कोण, हिंदी में कोण कहते हैं। अब कोण का मतलब बहुत अच्छे, क्या दो रेखाओं के बीच में, यानी मान लो ये वन लाइन है और टू लाइन है, एक और दूसरी लाइन है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे आपस में मिला, तो इनके बीच का जो क्या होगा, कोण होगा, जो बताओ उसी को कोण बोलते हैं, कहते हैं दो रेखाओं के मिलने पे जो बीच का जो क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को कोण कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल, क्या हो गया, बॉन्ड एंगल। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एटम्स होता है, क्या होता है, एटम्स होता है, उसके बीच में नाभिक होते हैं और नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आया? अब मान लो क्या हो गया कि यहाँ मान लो ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब, बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है तो उसका पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम का मतलब उसके बीच में ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑक्सीजन का ऑर्बिटल्स है, पूरा ऑर्बिटल्स है। बात समझ में आया? और जानते हैं इलेक्ट्रॉन सभी पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन बॉन्ड पे कौन लास्ट वाला पार्टिसिपेट करते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये सपोज करो कि ये भी पूछ के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके भी पूरा वो ऑर्बिटल्स है, चक्कर लगाते हैं। ये हाइड्रोजन साहब है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आया? तो यह क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इसी के ये वाले इससे मिलकर आपस में बॉन्ड बनाया है, ये इससे मिलकर बॉन्ड बनाया है। बात समझ गया? तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु के केंद्रीय परमाणु के दोनों तरफ जो एटम्स जो जुड़े हुए हैं, उनके बीच का जो क्या बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है, उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब ये बॉन्ड एंगल क्या देखना, कई चीजों पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल जो है कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे क्या हो गया, आपने पढ़े लोन पेयर समझते हैं। जैसे मान लो सपोज है कि क्या हो गया, कोई ऑर्बिटल्स है, ऑक्सीजन का ही देख लो, तो ऑक्सीजन में आपने बनाया था, तो ऑक्सीजन के बैलेंस को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपने दर्शाया था 1 2 3 4 5 और 6 से दर्शाया था, ठीक है। तो 6 में क्या हो गया, हाइड्रोजन से एक तो जुड़ा है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे अच्छे बात समझ में आया? तो अब क्या होता है, इसमें जो ऐसे जोड़े में इलेक्ट्रॉन जो बचे रहते हैं उसी को लोन पेयर कहते हैं। जोड़े में अगर इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं उसी को लोन पेयर कहते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल होता है उस पे उसका भी इफेक्ट होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि समान आवेशों में क्या होता है, रिपल्सन, यानी सब निगेटिव आवेश है तो उसमें सब एक दूसरे से क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आया? तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज वाले होते हैं। तो ये क्या होगा, अगर लोन पेयर उपस्थित रहता है तो कोर का जो एंगल है, जो बॉन्ड का जो एंगल है, उसको घटाने बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ऋणात्मकता होती है कौन किसका है, तो उसके हिसाब से कोण डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा ये पहले लिख लो, लिखिए द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स
ऑर्बिटल्स containing bond electron bonding electron pair around the central atom. The central atom in a molecule or complex ion. बात समझ में आ गया? एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स containing bonding electrons pair around the central atom. केंद्रीय परमाणु के दोनों तरफ का जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगिंग का क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगिंग कहते हैं. अब इसमें ये लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटली, ये देखो प्रूव एक्सपेरिमेंटली प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोग के द्वारा डिटरमाइन निश्चित किया जाता है. अब किसके द्वारा? बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. बात समझ में आया? देखो क्या क्या है, ऐसा नहीं हम केवल अपने उससे क्या कर सकते, कैलकुलेशन से नहीं बनाए थे बॉन्ड एंगिल. ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट करके बना दे अपने मन से. कैसे है? ये एक्सपेरिमेंटली प्रयोग के द्वारा किया गया, सिद्ध किया गया, ऐसे ही होता है. तो हम उसका रटते हैं, याद करते हैं. बात समझ में आया? और कैसे लिखा गया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से क्या करते हैं हम लोग इसको डिसाइड करते हैं. तो बात समझ में आया? तो पहले बॉन्ड एंगल कैसे देखते हैं या मापते हैं, तो क्या हो गया? स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से क्या होता है तो आप जान रहे इसमें क्या होता है. बात समझ में आ गया? और लिख सकते हैं चलो लिखो जनरली it decreases as the number of lone pair of electron increases or as the electronegativity of central atom decreases. अब यहां एक सवाल में चीज आया, क्या हो गया? लिखा गया डिक्रीजेज. क्या डिक्रीजेज? बॉन्ड एंगल. क्या हो गया? बॉन्ड एंगल. तो लिख सकते हैं, देखो लिखा गया है, ये लिख सकते हैं ऐसे कि बॉन्ड एंगल GLE एंगल हो गया इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा गया है? डिक्रीजेज यानी घटता है, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या? इंक्रीजेज. उल्टा रिलेशन है, तो बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर. बात समझ में है? अब इसमें देख रहा है कि लोन पेयर है कि नहीं है. तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो कंपाउंड होगा उसको देखेंगे उसमें लोन पेयर है कि नहीं है, उस हिसाब से. तो बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1/, लोन पेयर. इसमें जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, जिसमें जितना ज्यादा क्या होगा? लोन पेयर होगा,
उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। बोल पता चलेगा कि जी रहे हो तुम लोग। ये हो गया। अब ये दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा, वही चीज हो गया बॉन्ड एंगल। एक और चीज हम लोग लिखे थे, इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखो, डिक्रीजेज। ये लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज। तो देखो क्या लिखा है, जनरल डिक्रीज यानी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। दूसरा वाला लाइन, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज, यानी केंद्रीय परमाणु का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह घटती है तो वो भी घटता है, और बढ़ती है तो बढ़ता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ व्हाट, सेंट्रल एटम, TOME ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक हो गया, सेंट्रल एटम। अब जैसे ये देखो, ये है H2O है, दूसरा लिखा गया H2S है, और तीसरा है H2Se। ठीक है, इस पे हम लोग को कंपेरिजन करना है कि बॉन्ड एंगल का क्या रेशियो है, बॉन्ड एंगल का क्या रेशियो है। बात समझ में आया? तो उसमें अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, तो सेंट्रल एटम पर बनाओ, पानी का बनाओ, H2O है, जरा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिखो, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लिखो, और H2S है उसमें भी क्या है लिखो, H2O को पहले बनाओ, H2O का। अब हम लोग पास तीन आया ये कि इसमें बॉन्ड एंगल कैसे कैसे हो रहा है। बात समझिए, बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन, सल्फर और Ag, यानी कि वो भी क्या है, ऑक्सीजन परिवार का होगा, सेलेनियम। बात समझ में आया? देखो तुम्हारे पास है ना पिजाई टेबल, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मिनरल लिखो तो क्या होगा, अगर देखोगे ये Ag सेलेनियम किसमें है, ऑक्सीजन वाला होगा, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन ए भी है और सल्फर एक ही ग्रुप का है, तो ये भी इसी ग्रुप का होगा। देख के बताओ, पीरियड क्यों है ना, तो देखो, तो ये देख लो सब एक ही ग्रुप के हैं, सब एक ही ग्रुप है, तो ध्यान देना सब एक ही ग्रुप के हैं। और सब में अगर देखोगे तो 6 है, क्या है, 6 है, कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, तो 6 होगा, तो एक इससे जुड़ गया, मान लो एक इससे जुड़ गया, बच गया का जो 2 बचा, तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, तो बचा ऐसे हो गया 4 हो गया, 2 जोड़े क्या है, लोन पेयर है, 2 जोड़े लोन पेयर है। तो ये सब क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, इसीलिए पानी का ऐसे संरचना आता है, ऐसे एंगल रहता है। बात समझ में? लेकिन तुम्हारे परीक्षा क्वेश्चन में दिया है कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है। बात समझ में? तो चूंकि एक ही ग्रुप का सब दिया है, ऑक्सीजन भी एक ही ग्रुप का है, सल्फर भी एक ही ग्रुप का है, और ये भी उसी ग्रुप का होगा, देख सकते हो। क्या देख के बताओ तो उसी ग्रुप का है कि नहीं? Too much time taken by people. किसी बात नहीं है, किसी की बात नहीं है, उससे किसका है, ये किस ग्रुप का है? अरे ऑक्सीजन वाला देखो, नीचे जाओ, उसी का है। अब देखो तो सबका लोन पेयर क्या है, यानी कि ये तीनों एक ही ग्रुप के तत्व है, जो सेंट्रल एटम है। रुको, अभी कोई कुछ नहीं कर रहा, ये तीनों के तीनों जो सेंट्रल एटम है सब एक ही ग्रुप के हैं। तो सब एक ही ग्रुप के होने की वजह से उसमें जो लोन पेयर की संख्या होगी क्या होगी, बराबर होगी। भाई सब में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, सब में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, और 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपस में बॉन्ड बना है, सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी कि 2 जोड़े लोन पेयर बचे हैं।
बात समझ में आया। और हम लोग पढ़े बॉन्ड एंगल बराबर क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला काम यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि सब एक ग्रुप के हैं तो सबका लोन पेयर बराबर है। अब बात आई दूसरा, अब ये देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जिसका जितना अधिक होगा उतना ही बॉन्ड एंगल अधिक होगा, यही ना बात है, सीधा प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा तो अधिक होगा और कम होगा तो कम होगा। अब हम लोग पढ़े हैं ग्रुप पे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है, डिग्री लिखा गया है। देखो तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे अधिक ऊपर वाले का होगा भाई, यही ना, समझ में आ रहा है नहीं बात। तो सबसे अधिक क्या होगा, ऊपर वाले को होगा। तो ये क्या होगा, ऐसे H2 बॉन्ड एंगल सबसे अधिक क्या होगा, ऊपर वाले का होगा। उसके बाद क्या होगा, H2S का होगा। उसके बाद से H2SE का हो जाएगा। बात समझ में आया। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, समझ में आई बात क्या है भाई, लोन पेयर सब एक बराबर है, सब लोन पेयर एक बराबर है। तो लोन पेयर से नहीं बल्कि बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़े थे ऊपर से नीचे की ओर जाने पे घटता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे घटता है और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। तो ग्रुप की बात है, तो सबसे ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक, उसके बाद से उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो उसी हिसाब से क्या करेगा, हम बॉन्ड एंगल डिसाइड कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ आया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप क्वेश्चन बॉन्ड एंगल वाला। इसमें सवाल मिलेंगे, बहुत सवाल मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास वो सीरीज या क्या कहते हैं MCQ वाला जो बुक हो या अगर ये करो तो उसमें ढेर सारे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, बॉन्ड एंगल पे सवाल मिलेंगे। इसको अभी आने दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एक और लाइन से जरा लिख लो, दो ऐसे एक और चीज है उसमें लिख लो, इन मॉलिक्यूल having same central atom, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, बढ़ता है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिक्रीजेज। ठीक है, यानी कि हो जाएगा क्या हो गया, यानी फिर एक नया हो गया बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम उल्टा हो गया, यानी कि उससे अगल बगल जुड़ा हुआ हो, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला हो, एक सारी समझ में आ रहा है ये बात। जब उससे जो जुड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। और उसके साथ सेंटर एटम के साथ क्या था, जब वो बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था, घट रहा था तो घट रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, अब इसमें जैसे ये कह सकते हो सेंट्रल एटम, क्वेश्चन कोई नहीं लिखे इसका,
ये देखो पोस्टल इलेक्ट्रॉन लिख लो, इसमें आपको क्रम में लिखना है। ये है BF3 PF3 और Cl3। कौन ClF3 तो सब में सराउंडिंग अलग अलग है। चलो ठीक है, उसका लिख दो, उसको पहले वाले से काम आ जाएगा। बॉन्ड एंगल लिख रहा है क्रम से, बॉन्ड एंगल बढ़ते हुए क्रम में लिखा है BF3 PF3 और ClF3। सब में क्या होगा, सेंट्रल एटम के हिसाब से हो जाएगा। और सब देख रहे एक ही ग्रुप में है सब। पर सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें देखो लगा दिए। और ये जो तुम्हारे पास दिया है उसका करके सेंट्रल एटम का क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, इसको मिटा देना सब, सब उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे हम लोग पास जो आया, मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ क्या चीजें, BF3 PF3 और ClF3। तो क्या है बोरान का, कैसे जानोगे इसमें लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है कि नहीं कैसे जानोगे। तो ये जब सेंटर का इलेक्ट्रॉनिक बिना लिखो तो पता चलेगा। बोरान में कितना होता है, बोरान कितना होता है 5 हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 और 3। और यहाँ फास्फोरस का P कितना होता है 15, तो यहाँ 15 लिखा। अब लिखा आपने 2 8 और 5, थोड़ा ध्यान देना। हाँ पी क्या कहता होगा, नहीं भाई वो तो सब छोड़ो ना, ये पी इसका होगा रही वाला हो गया ना। आप क्लोरीन का कितना है, सब पे क्लोरीन का देखो 17, सबका सेंट्रल एटम हमने लिख दिया 2 8 और 7। ये देखो अब देखो क्या है, अब क्या है यहाँ पे देखो, ये पहले वाले की चर्चा हम कर रहे हैं, पहले वाले की। अब देखो क्या बोरान है, 3 है, तीनों से क्या हो गया है फ्लोरीन जुट गया, तीनों से फ्लोरीन जुट गया। तो क्या हो गया सेंट्रल एटम है उसमें एक को लोन पेयर बचा ही नहीं, 3 था, तीनों जुट गया। तो लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर है नहीं तो अपने पढ़ा था बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर है ही नहीं है तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल होगा इसमें, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा BF3 सबसे अधिक इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अगर लोन पेयर रहता तो घटता, लोन पेयर रहता तो क्या होता घटता। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आया PF3, यहां देखो इसमें क्या है 5 है, कितना है 5 है, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो गया 3 तो इससे जुड़ गया, बचा कितना 2, यानी 1 पेयर लोन पेयर बचा, 1 पेयर लोन बचा। तो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, भाई उसमें लोन पेयर है ही नहीं और इसमें लोन पेयर 1 जोड़ा है तो इसलिए कम हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें देखोगे तो PF3 इसके बाद आ जाएगा और फिर उसके बाद ClF3 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्लोरीन में देखो कितना बचा 2 पेयर बचा, 2 पेयर बचा तो बॉन्डिंग और कम होगा। भाई पहले 1 वाला था उसमें 2 हो गया तो बॉन्डिंग और कम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया बॉन्ड एंगल के विषय में पढ़ा,
बॉन्ड एंगल के विषय में पढ़ा। बॉन्ड एंगल में सबसे पहले आपने देखा था कि क्या हो गया कि लोन पेयर पे डिपेंड है और वो भी कैसा, इनवर्सली, उल्टा। बात समझ में आया? यानी बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लोन पेयर। उसके बाद पढ़े थे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा था, वो बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े जो सराउंडिंग एटम है, कौन, जो सराउंडिंग एटम है उसमें क्या हो रहा है, उसके इनवर्सली बढ़ रहा था, उल्टा हो रहा था। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के संबंध में तो तीनों का हम कंपेयर करेंगे, कौन कौन कैसा है, उस हिसाब से हम देख करके बॉन्ड एंगल की कंपेयर कर सकते हैं, बढ़ रहा है कि घट रहा है, किस टर्म में बढ़ रहा है किस टर्म में घट रहा है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करना है, जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे आएगा नहीं, केवल देखते रह जाएगा ना, आपको लगा भागवत हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सवाल लगाओ, घर जाकर प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास किताब होगा, क्वेश्चन होगा, उस हिसाब से देखो, लगाओ, और फिर अगर नहीं समझ में आता तो पूछ।